हमारे सभी मित्रों को हमारा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान का। संस्कृत विषय में वर्णों के उच्चारण स्थान, उनके सूत्र किस प्रकार से होते हैं, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले देखिए कि उच्चारण स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान, इस तरह से कोई परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं और संस्कृत वर्णों के उच्चारण पर प्रकाश डालिए। हम शॉर्टकट में थोड़ा कम समय में आपको ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चारण स्थान का। एक बार आप इनको समझ गए तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो किसी न किसी स्थान पर स्पर्श करती है। इन स्थानों को, जहां भी वो स्पर्श करती है, उन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पर मुंह के अंदर स्पर्श करती है। इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थानों का परिचय हम इस प्रकार से यहाँ पर देंगे। एक तालिका है हमारे पास, ये उच्चारण, वर्णों की उच्चारण स्थान तालिका, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनके हम सूत्रों की बात करते हैं। व्याकरण के अनुसार इनके जो सूत्र हैं मुख्य, वो इस प्रकार से हैं। जो हमारे पास पहला जो सूत्र है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ये सूत्र है। अब इसमें देखिए अकुह, अ और कु, इसमें शब्द अलग अलग हम इसको तोड़ेंगे तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अ शुरू में दिया है, आप इस अ से समझिए कि अ जो शुरू का जो अ है वो वर्ण, अ वाला वर्ण, उसके बाद कु, अकुह, कु वाला मतलब क वर्ग, पूरा का पूरा क वर्ग, क ख ग घ अंग, पूरा का पूरा क वर्ग। और ह, इसमें ह भी दिया है, ह और विसर्ग, जो विसर्ग आता है, दो बिंदु आपने देखे होंगे विसर्ग में, ऐसे ऐसे दो बिंदु लगे रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये क्या है, कंठ, कंठ से निकलते हैं, अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। इस चीज को आप समझ लीजिए। क्या बताया, अ क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ अंग सब आते हैं, ह वर्ण और विसर्ग, ये सारे, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। पहला सूत्र आप समझ गए होंगे। दूसरे सूत्र में हम चलते हैं। दूसरा सूत्र है हमारा ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु। अब इसको टुकड़े करके देखते हैं। ईचु, ई जो वर्ण है वो तालु है। चू, चू से च वर्ग, च वर्ग च छ ज झ या, जो च वर्ग है वो पूरा तालु है। या और श, ये सब क्या है, तालु हैं। अब इसको देख लीजिए क्या दिया है, कौन कौन से वर्ण तालु उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएंगे। ई आएगा, च वर्ग पूरा च छ ज झ या आएगा और श आएगा। ये सारे जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इस चीज को याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा है वो है, हमारा सूत्र है यहाँ पे, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये मूर्धा कौन कौन से हैं, री वाले, क्या बताया है, री वाले, ट टू, ये देख लीजिएगा क्या, री वाले समझ रहे होंगे, री वर्ण जो है, और टू, टू मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, र वर्ण, श वर्ण, ये क्या है, मूर्धा है। मूर्धा मतलब मूर्धा से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब ये मूर्धा क्या होता है, जब हमारी जबान जो है, हमारी जीभ बोलते हुए हमारी
जबान शब्दों वर्णों को बोलते हुए थोड़ा सा मुड़ करके कहीं पर लगती है तो उसे मूर्धा स्थान बोलते हैं। अब ये कैसे, जैसे री आप बोल के देखिएगा, ये जो है आप बोलिए री री री, आप बोलिएगा तो आपकी जीभ कहीं ना कहीं मुड़ के लग रही है, उसी स्थान को मूर्धा बोलते हैं। ट वर्ग ट ट ट ठ ड ढ, ट वर्ग पूरा ट ठ ड ढ। तो ये जब ट ट ड ढ बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं जीभ लगती है आपकी मुंह के अंदर, तो वो जहां लग रही है उसी स्थान को मूर्धा बोलते हैं, ये समझ लीजिए। र वर्ण है, ये भी मूर्धा है। श, ये भी मूर्धा है। तो ये जो इनका उच्चारण स्थान क्या बताया है संस्कृत में, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा बताया है। इसको आप समझ गए होंगे। फिर अगले चौथे श्लोक जो सूत्र है उस पर चलेंगे। चौथा जो सूत्र है हमारा, ऋतुलशानाम दंतः। अब इसको समझिए, लिरी, लिरी दिया है, लिरी जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतः, दांत है, मतलब जीभ जो है दांत पे लगेगी। लिरी लिरी लिरी। तू, तू मतलब ता वर्ग पूरा, त थ द ध न। अब त थ द ध न आप बोल के देखिएगा, आपकी जो जबान है दांत पे लगेगी और वो वर्ण जो है वो दंतय वर्ण हो जाएंगे। ल, श, ये जितने वर्ण हैं, लिरी, ता वर्ग पूरा, ल, श, ये सब दंता हैं, दांत से, इनका उच्चारण स्थान दांत से है, ये पूरा दिया है इसमें। देखिएगा क्या क्या बताया है, लिरी, ता वर्ग पूरा, ल और श, ये क्या है, दंते वर्ण है, दांत से इनकी आवाज आती है। ये दंत इनका उच्चारण स्थान, हमारी जीभ दांत पे लगती है। हमने पहले ही बताया कि उच्चारण करते समय, वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहीं ना कहीं मुंह के अंदर जहां भी लगती है वो उनका उच्चारण स्थान होता है। अगले सूत्र में चलेंगे मित्रों। अगला जो सूत्र है हमारा वो है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। अब इसको समझिए, उपु, ऊ मैंने ऊ वर्ण, पू पा वर्ग पूरा, प फ ब भ म, प प। अब जब इनको हम बोलते हैं प फ ब भ, इनमें जो हमारा जो उच्चारण स्थान में क्या होता है, हमारे होंठों की जरूरत होती है। हमारे जो होंठ हैं वो आपस में टच होते हैं, मिलते हैं, तभी हम इन वर्णों को बोल पाते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ होगा। आप समझ लीजिए कौन कौन से बताए हमने, ऊ पा वर्ग पूरा, प फ ब भ म, उप जो पद्मानीय जो इसमें जो वर्ण है वो है प और फ। ये जो है इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ये समझ गए होंगे। अगले सूत्र पे चलेंगे। अगला जो हमारा सूत्र है वो है यम अंगणमानाम। अब यम अंगणमानाम नासिका च। अब इसको समझिए कि जो हमारा अंग है, अंगह, ये आपने सुना होगा ये, और या इसमें शुरू में दिया है सूत्र में, अणा अणा न मा, ये इनका सबका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। अर्थात इनको बोलते समय नाक की जरूरत होती है, नाक से इनकी आवाज आती है, इसलिए इनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से आपने सूत्र में देखा कि कौन से, या म अंग अणा न, ये सब जो हैं क्या है, नासिक्य वर्ण हैं। अगले सूत्र पे चलेंगे। सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। अब इसमें व जो है वो दंतोष्ठ है, दंत ओष्ठ, यानी कि दंत की भी जरूरत है बोलते समय, व और ओष्ठ की भी जरूरत है, आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ दोनों है। ठीक है।
अगला हमारे पास सूत्र होता है ए दैतौहु कंठ तालु, ए दैतौहु कंठ तालु। ए और आई, आप समझिए सूत्र को, ए और आई, ए और दई, दई मतलब आई की मात्रा है, तो अय दैतौ कंठ तालु, आई और ए और आई ये कंठ तालु हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ भी है और तालु भी है। ए आई मतलब कंठ से भी आवाज आ रही और हमारी जो जबान है वो तालु पे भी टच हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंठ तालु का नाम देंगे। अगला जो है ओ दौतो कंठोष्टम, ये देखिए यहाँ पे सूत्र है ओ दौतौ कंठोष्ठम। क्या हो गया, ओ दिया है, ओ और दौ औ की मात्रा है, ओ औ, ये दोनों क्या हैं, कंठोष्ठम है, कंठ की भी आवश्यकता होती है और ओठ की भी आवश्यकता है इसमें पड़ती है इनको उच्चारण करते समय। ओ औ, तो इसमें गले से भी और होठों को भी एक आकार देना पड़ता है उच्चारण करते समय, तो इनको हम कंठ और ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत रखेंगे, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा। अगले सूत्र की ओर चलेंगे। अगला सूत्र है जिव्यामूल्यस्य, जिव्यामूलम। अब इसमें क और ख जो हैं वो दो वर्ण ऐसे हैं जो जिव्यामूल्य हैं, जिव्यामूलम हैं, अर्थात इनका जो जीभ की जो जड़ है उससे इनका उच्चारण स्थान होता है, जिव्यामूलीय हैं, जीभ की जड़ से। अगला हमारे पास जो 11वां जो सूत्र है वो है नासिका अनुस्वार से। अब अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं मित्रों अंग की जो बिंदी होती है, ये यहां दिख रही होगी आपको, ये अनुस्वार है। जैसे कि हमारे पास स्वर है अ और हमने इसके ऊपर लगा दी बिंदी, तो ये अनुस्वार हो गया। अब इसमें कौन सा जो, इसको हम अनुस्वार को नासिका, इनका उच्चारण स्थान नासिका के अंतर्गत रखते हैं, अनुस्वार वाले वर्ण को। अंग, अंग मतलब नासिका, नाक से नासिका का इसका प्रयोग करना पड़ रहा है, आप नाक बंद करके, आप नाक को दबा करके इसको बोलने में समर्थ नहीं हो पाते, शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। अब देखिए कि वर्णों के कुल उच्चारण स्थान 10 हैं, जो इसमें 11 सूत्र दिए हैं लेकिन कुल जो है 10 माने जाते हैं। वो हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, जिव्यामूल, ये जो हमने बताए। अब एक बार दोबारा से इसको फिर से मैं समझा देता हूं, अगर समझ में ना आया हो तो आप यहां से भी इसको समझ सकते हैं। समझिएगा कि कंठ, कंठा जो है, कंठ से जो बोले जाते हैं उसके लिए सूत्र है अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा, और उसमें कौन कौन से आते हैं ये आप यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, अ, क, ख, ग, घ, अंग और ह, और लास्ट में जो विसर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब मिला करके कंठ हैं। आप समझ लीजिए ये कंठ के, मतलब इनको उच्चारण करते समय गले का, कंठ का प्रयोग किया जाता है। अगले हमारे पास जो है वो आप समझिए कि तालु, तालु वाले का सूत्र है इचु यसानाम तालु। इसमें ई, च, छ, ज, झ, य, श जो मैंने बताए वो इसके अंतर्गत आते हैं। आप इसको भली भांति देख लो, इसको आप नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप किसी भी परीक्षाओं में, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, आप नौकरी के लिए टेस्ट करने के लिए टेस्ट में बैठते हो तो वहाँ भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप इनका उच्चारण स्थान बताइए। अब मूर्धा जो है, मूर्धा का सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसमें री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स ये सब वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अब आइए दंत, दंत मतलब दांत की सहायता से जो बोले जाते हैं वो कौन सा होता है, री, तुल, लसा, नाम, दंतः।
इसमें ली, त, थ, द, ध, न, ल, स ये वर्ण इसमें आते हैं। इसी प्रकार से ओष्ठ वाले वर्ण उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, तो उ, प, फ, ब, भ, म और प, फ, प, फ ये इसमें अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए नासिका च, नासिका में आते हैं ये, इसमें सूत्र में ही दिया है य, म, अंग, अण, न, ये सब क्या है नासिका च, ये सब नासिका हैं, नासिका की मदद से बोले जाते हैं। अब कंठ तालु, कंठ तालु का सूत्र है एदई तो कंठ तालु, ए और आई दो ही इसमें कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं। कंठोष्ठम ओ दौ तौ कंठोष्ठम, ओ और औ इसके अंतर्गत आते हैं। दंतोष्ठम वकार से दंतोष्ठम, व इसके अंतर्गत आता है एक। जिव्यामूल, अब जिव्यामूल के अंतर्गत जो आते हैं जिव्यामूलम, जो जीभ की जड़ से निकलता है जिसकी आवाज वो है क, ख, क और ख, जिव्यामूलस्य जिव्यामूलम। अब नासिका, जैसे कि मैंने बताया था कि नासिका अनुस्वारस से क्या होता है, अंग की बिंदी को, अंग की मात्रा को अनुस्वार बोला जाता है। तो अनुस्वार वाले जो भी वर्ण होंगे वो नासिका के सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए नासिक के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप वर्णों उच्चारण स्थान के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और परीक्षा में उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसी के साथ इसी वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।